हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन में जो पावर ट्रांसमिशन ऑफ डिवाइस चल रहा था, हमारा पावर ट्रांसमिशन डिवाइस जो चल रहा था, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको मैं 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा। पहला पार्ट हमारा थ्योरेटिकल था, जिसमें हमने जितने भी टाइप्स ऑफ बेल्ट थे और रोप थे वो हमने पढ़ लिया था। सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था कि हम डेरिवेशन वाला पोर्शन करेंगे। तो डेरिवेशन वाला हमारा पोर्शन चल रहा है, जिसमें मैंने 2 डेरिवेशन ऑलरेडी आपको करा दिया है। 2 जो बचे हुए जो मेन डेरिवेशन थे वो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। तो आज का जो डेरिवेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, अभी तक हम क्या करते थे, जो भी डेरिवेशन हमने किया उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम नेगलेक्ट कर देते थे। कि हम मान लेते कि मैग्नीट्यूड बहुत इसका कम है तो हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। हम क्या करते थे, केवल टेंशन कौन सा कंसिडर करते थे, जो टाइट साइड में और जो स्लैक साइड में यूज होता था या डेवलप होता था, उसको ही हम कंसिडर करते थे। लेकिन अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी आ गया। ठीक है, छोटा सा जो मैग्नीट्यूड है वो भी आ गया। वो कितना होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने एक न्यूज़ और सुनी है कि जो उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड वाले हैं, जो UBTR वाले, ये सब जो भी हैं बोर्ड वाले, उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन्ड हुई और 5 जनवरी से स्टार्ट हुई। अगर ऐसा है तो कुछ मुझे कमेंट करके बचाएंगे। ये अच्छी बात है कि थोड़ा टाइम और मिल गया आपको और सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी महीने के अंदर में। ठीक है, तो बने रहिए साथ में। शुरू कर रहे हैं आज का। ठीक है, तो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना जनरेट होता है बेल्ट के अंदर, जब 2 पुली के बीच में बेल्ट चलती है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना जनरेट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख चुके हैं आप पहले भी। ठीक है, जब हमने क्या लिखा था, रेशियो ऑफ टेंशन निकाला था, टाइट साइड और स्लैक साइड का जो रेशियो निकाला था, वहां पे भी यही बनाया था मैंने डायग्राम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक ये पुली दिखा दी गई है, पुली किसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। सिंपल सी कोई भी एक डायरेक्शन दे दीजिए। ड्राइविंग पुली है तो क्लॉकवाइज दे देते हैं। ठीक है, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो क्या होगा, दोनों साइड होगा। सिंपल सी बात है, टाइट साइड भी होगा, स्लैक साइड भी होगा। एक साइड तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लगेगा नहीं, क्योंकि पुली क्या पूरी रोटेट कर रही है, पुली रोटेट कर रही है, सारा पूरा चक्कर घुमा रहा है, तो वो दोनों साइड, टाइट साइड पे भी और स्लैक साइड पे भी टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा। क्यों होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्यों प्रोड्यूस होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि कोई भी चीज घूमती है तो उसका सरगम फेरेंस पे एक फोर्स कार्य करता है, जो कि सेंटर के आउटवर्ड दिशा में होता है, बाहर की दिशा में होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और उसके कारण एक टेंशन डेवलप होता है इसके अंदर, और उसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको मैंने TC से दिखाया हुआ है। ये एक बेल्ट का कुछ एक पोर्शन ले लिया है मैंने, AB। ये AB एक पोर्शन लिया है, इसी की स्टडी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको 6th 7th 8th की क्लास में ले जाना चाहता हूं, जहां आप रेखा गणित पढ़ते थे और वहां चाप, त्रिज्या और कोण में क्या पढ़ते थे आप? रिलेशन पढ़ते थे। बस वहीं से मामला स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दिमाग खोल के बैठ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों डेरिवेशन में कोई भी 2 पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा तो 1 तो कन्फर्म है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि चाप बराबर क्या होता है, या अगर हम बात करें कोण बराबर क्या होता है, कोण, या फिर अगर हम बात करें एंगल बराबर क्या होता है, एंगल होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या यही होता है। यही हमने पढ़ा था 6th 7th 8th, जब भी किसी एक क्लास में पढ़ा होगा। चाप ये होता है, चाप मतलब आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखिए, काम हो गया हमारा, खत्म हो गया डेरिवेशन, इसी से खत्म हो जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स तो मैंने सिखा ही रखा, वो इंजीनियरिंग में सीख रखा है आप लोगों ने। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में, मैकेनिक्स में और डायनेमिक ऑफ मशीन में पिछले डेरिवेशन में भी मैंने सिखाया आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, जब हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, तो क्या ये पूरा सर्किल है और सर्किल का थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं जिसपे बेल्ट टच कंडीशन में है। ठीक है, उसका एक पोर्शन ले रहे हैं। तो ये क्या, एक सर्किल का एक चाप ही तो हो सकता है। ये चाप ही तो है, A और B क्या है? एक सर्किल का आर्क है। तो आर्क है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें निकालना है आर्क बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर्क जब हम निकालेंगे यहाँ से आर्क, तो क्या होगा? एंगल इंटू रेडियस, R इंटू थीटा। और यहाँ पे थीटा हमारा क्या है भाई? थीटा ये हमारा क्या है? डेल थीटा है। हम पूरे की, जब इसका और इसका बात कर रहे हैं तो थीटा कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डेल थीटा। ठीक है, आर्क बराबर डेल थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ना कुछ इस जितना पोर्शन है इसका कुछ ना, बेल्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, और वो मास किस पर निर्भर कर रहा होगा? उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा होगा। जितना लंबा बेल्ट उतनी ज़्यादा मास। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर
कंसीडर मास ऑफ द बेल्ट, मास ऑफ द बेल्ट पर लेंथ के हिसाब से कितना होगा, m ले लेते हैं, m हो जाएगा। ठीक है, जब ये लेंथ है मीटर के हिसाब से ले रहे हैं तो पूरे बेल्ट का मास कितना हो जाएगा, पूरे बेल्ट का मास कितना हो जाएगा भाई, चाप गुणा मास। मतलब अगर ये 1 यूनिट का है और ये चाप हमारा इतना है तो इस पूरे चाप का मास कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना हो जाएगा हमारा, मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा हमारा, मास हो जाएगा r या mr इंटू डेल थीटा, mr इंटू डेल थीटा। ठीक है, यहाँ से समझ में आया मैंने क्यों ये मल्टीप्लाई किया भाई। एक अगर इकाई की बात करें तो वहाँ मास m है, तो अगर टोटल का मास निकालेंगे तो ये टोटल की लंबाई, चाप एक तरह का डिस्टेंस है, वो ये इतना रखा r डेल थीटा, तो r में इसको r डेल थीटा में अगर चाप में हम m को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास निकल जाएगा। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। जब यहाँ से हमने टोटल मास निकाल लिया, ये चीज़ें हमारी आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमने पढ़ा है एफसी। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा, एफसी इस डायरेक्शन में तो लगेगा भाई, बाहर की तरफ भी तो लगेगा, सेंटर से बाहर की तरफ तो लगा दिया हमने, सेंटर के बाहर की तरफ। और ये क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, फिजिक्स भी यही लिखता है। तो बस आप इसको लिखिए, अब क्या होगा, FC बराबर क्या हो जाएगा, मास ये हमारा आ चुका है, ये पूरा मास ही तो है, तो मास लिख दीजिए, m की जगह पे ये पूरा m इंटू डॉट r इंटू थीटा, r हम ऐसे लिख देंगे, ऐसी r। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर होता है हमारा v अपॉन r। ये भी हमने पढ़ रखा है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, मतलब कोणीय वेग और लेखीय वेग में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r होता है। तो जब ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब इस r स्क्वायर से ये दोनों r गए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, m डेल्टा थीटा इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, m डेल्टा थीटा इंटू वी स्क्वायर, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, m v स्क्वायर डेल्टा थीटा, m v स्क्वायर डेल्टा थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने अभी आपको बताया, अब मैंने बड़ा ध्यान से सुनिए, मैंने इसलिए कहा था बड़ा ध्यान से सुनना है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दोनों तरफ, बेल्ट के दोनों तरफ, मतलब टाई साइड पे और स्लैग साइड पे भी एक्ट करेगा। जब ये दोनों ही तरफ एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, जितना मैग्नीट्यूड से इधर खींच रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड से उधर खींचेगा। जब क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो भैया अब यहाँ तो वरदान मिल गया हमको। वरदान कैसे मिल गया, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम लॉ लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ पे केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफसी, और कहीं फोर्स तो लग ही नहीं रहा। तो मतलब आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो रिजॉल्व फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई रिजॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया है ये सेंटर पॉइंट है, इधर माइनस होगा इधर पॉजिटिव होगा, तो ये एफसी तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो मैं पहले अभी प्लस का लिखता हूँ, ठीक है, चलो माइनस का लिख लेते हैं, लिख लिया माइनस का एफसी। ठीक है, अब ये टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स है, ये टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स है। तो जब ये इधर को आएगा तो क्या होगा, टीसी, ये क्या होगा, टीसी साइन, ये भी ये प्लस में आएंगे क्योंकि सेंटर से उधर हैं। ये क्या होगा, टीसी साइन डेल थीटा बट्टे 2, प्लस ये वाला जब जाएगा तो ये भी जाएगा टीसी साइन डेल थीटा बाई 2। ये हो गया हमारी इक्वेशन, बराबर जीरो। यही तो होता है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन ऑफ, तब ये एफ सी को उधर ले जाइए, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो एफ सी बराबर ही लिख लेता हूं मैं, इन सबको उधर ले, ये हो जाएगा हमारा टी सी साइन डेल थीटा अपॉन 2 प्लस टी सी साइन डेल थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखते हैं लेट कंसीडर थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल।
वेरी स्मॉल। भाई दिख भी रहा है, बहुत छोटे से एंगल पे ये क्या होता है, मूव करता है। तो ये जब छोटा क्या है, ये स्मॉल है, तो साइन डेल थीटा अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाले डेरिवेशन में हम यही कर रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे, एफ सी बराबर टी सी इंटू डेल थीटा बटे 2 प्लस टी सी डेल थीटा बटे 2। और जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टी सी डेल थीटा बटे 2, और 2 से 2 कटेगा और यहाँ बचेगा टी सी डेल थीटा। ठीक है, टी सी डेल थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम, ये भी एफसी की इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही एफसी की इक्वेशन है, दोनों ही एफसी की इक्वेशन है। जब दोनों ही एफसी की इक्वेशन है तो इसको इक्वेट कर दीजिए। अब लिखिए, अभी मैं थोड़ा ऊपर से मिटाऊंगा, माफ कीजिएगा डस्टर नहीं दिख रहा है। 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा वीडियो को कि डस्टर निकाल लूँ मैं अपना। ठीक है, चलिए डस्टर आ गया है। तो ये एफसी की इक्वेशन, ये एफसी के, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो इसको मैं मिटा दूंगा ऊपर से, आप नोट कर चुके होंगे होपफुली, नहीं करेंगे तो वीडियो को बैक करके फिर से कर लेंगे। आप देखिए, ये चीज़ें हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों ही एफसी की, तो यहाँ पे लिखो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो 1 क्या है हमारा, 1 ये आ रखा है एम बी स्क्वायर। अच्छा पहले हम 2 वाले को लिख लेते हैं, ज़्यादा बाद में सफल नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है ये, टी सी डेल थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, और ये है डेल थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि डेल थीटा से तो डेल थीटा गया, डेल थीटा से डेल थीटा जब गया तो टी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम बी स्क्वायर। टी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम बी स्क्वायर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या आ गया हमारा, एम बी स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, तो हमको यही देखना था कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड किसका, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का। तो क्या होगा, मास इंटू जो ये v है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो पहला डेरिवेशन तो ये हो गया, हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना था, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकल गया, क्योंकि टी सी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, टी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर। आप चलते हैं हम दूसरे डेरिवेशन पे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है आपको। पहले चाप और कोण और त्रिज्या से खेलना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है आपकी। दोनों एक इक्वेशन वहाँ से बना हुआ चाप और त्रिज्या से, और एक बनेगा यहाँ से रिजॉल्व करने के बाद, दोनों को कंपेयर कीजिए, मामला सेट हो गया अपना। ठीक है, ये तो चाहिए था हमको। ठीक है, तो ऐसे करके मजे लेते हुए हम दूसरा डेरिवेशन भी शुरू करते हैं। दूसरा डेरिवेशन क्या है, उसको शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं रेफ कर दूंगा, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे बैक करके कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जो दूसरा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ किताब से, हेडिंग क्या है। हाँ, कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर। हेडिंग क्या है हमारा, कंडीशन फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर। ये कंडीशन वाले डेरिवेशन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि बेल्ट के मैक्सिमम पावर के लिए, और वो फिर आपको वो जो सिद्ध करके आता है वो दे देता है, या फिर डायरेक्ट ले लेता है, कंडीशन शो द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फॉर द बेल्ट। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको देखना है और करना है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ रखा है कि पावर ऑफ द बेल्ट क्या होता है। देखिए, हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर ऑफ द बेल्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है। क्या, पावर ऑफ द बेल्ट या पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट,
एक ही बात है कि बेल्ट द्वारा कितना पावर ट्रांसमिट किया जाता है, पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट क्या होता है भाई, P बराबर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है T1, यही तो हमने करा था लास्ट वाली वीडियो में, तो ये हमने लास्ट में यही किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और रेशियो ऑफ, दो डेरिवेशन पढ़े थे ना हमने पहले वीडियो में, दोनों आ गया देखो यहाँ पे, रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन क्या पढ़ा था भाई, बड़ा दिमाग लगा बताइए, T1, हाँ सही बता रहे हैं, म्यू थीटा, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, दो इक्वेशन, इनकी डेरिवेशन पढ़ लिया। ये वाला डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है कि रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन सिद्ध कीजिए फॉर द बेल्ट ड्राइव, ठीक है, फॉर द बेल्ट ड्राइव, ठीक है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए ये होता है। अगर वी बेल्ट ड्राइव की बात करेंगे ना तो इसके लिए फॉर्मूला जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, बी बेल्ट, ये किसके लिए, फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए ड्राइविंग टेंशन है। और जब हम बात करते हैं वी बेल्ट ड्राइव के लिए तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा अपॉन साइन अल्फा, बस साइन अल्फा और आ जाता है, ठीक है, वी बेल्ट ड्राइव के लिए। तो इसको भी याद रखेंगे, वी बेल्ट ड्राइव के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। कई बार एक नंबर में पूछता है इसलिए लिख ले, अगर ये याद रहेगा आपको तो इसके नीचे बस साइन अल्फा और लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाता है वी बेल्ट ड्राइव के लिए ड्राइविंग टेंशन का रेशियो। अब शुरू करते हैं ये वाला वीडियो भी, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, डेरिवेशन। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे। T2 जब हम निकालेंगे तो T2 इधर जाएगा, T2 जब इधर जाएगा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, T1 अपॉन ई की पावर म्यू थीटा, T1 अपॉन ई की पावर म्यू थीटा। अब क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो पावर हमको निकालना है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या रखा है, T1 अपॉन ई की पावर म्यू थीटा इंटू वेलोसिटी। यहाँ से अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से अब हम करेंगे, यहाँ से हम करने वाले हैं कि T1 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, T1 कॉमन लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर म्यू थीटा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब ये थोड़ा इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो बड़ी हो रही है तो हम छोटा करते हैं, हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स कहता है सब कुछ कर लो जो करना है तुम्हें अपने सॉल्यूशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो करना है वो कर लो, लेकिन मामला सही होना चाहिए, तो हम भी करते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे हम T1V, अच्छा V नहीं लिखते हैं हम, इसकी जगह एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे, क्योंकि अभी इसको लेकर चलेंगे, कोई छूट गया तो डेरिवेशन गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसकी जगह एक कांस्टेंट C लिख लेते हैं, और ये V ऐसे ही चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर हो गया 2, और हमने यहाँ पे माना है कि जो 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर म्यू जो थीटा है वो बराबर हमने कांस्टेंट रख दिया है C, ये अलग से लिख दिया हमने। बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, दोनों को लिखा, T2 की वैल्यू निकाला, पुट कर दिया, और बड़े वाले की जगह हमने कांस्टेंट रख दिया, बस कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे टेंशन की, टोटल टेंशन, बेल्ट के अंदर टोटल टेंशन कितना होता है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी होता है, पहले तो हम वाली वीडियो में उसको मान ही नहीं रहे थे ना भाई, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन यहाँ औकात है उसकी, ठीक है। अब हम लिखेंगे टोटल टेंशन इन द बेल्ट, टोटल टेंशन इन द बेल्ट। टोटल टेंशन कितना होगा भाई, वो कह रहा है मुझे भी जोड़, तो टोटल टेंशन मैंने T से दिखाया, तो क्या होगा, T1 प्लस TC, T1 प्लस TC। T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, मतलब एक तरफ कितना टोटल टेंशन लगेगा, एक तरफ मैं मान लेता हूं भाई मैक्सिमम टेंशन तो किधर होता है, टाइट साइड की तरफ टेंशन ज्यादा होता है, जिधर बेल्ट खींच रही है तो उसी को लेकर चलता हूं, मैक्सिमम तो उधर ही होगा, तो मैक्सिमम T1 तो होगा, प्लस एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का ना, बट्टा मुझे मत भूलियो, मैं गेम खराब कर दूंगा, और गेम खराब करने के चक्कर में वो जुड़ गया, ठीक है। तो टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, टोटल TT कितना हो जाएगा हमारा, ये TT को मैं ना TT ना लिख के T लिखूंगा, जिसको आप टोटल टेंशन समझिए। अब यहां से मैं T1 निकाल लूंगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, T माइनस TC हो गया। अब जब T माइनस TC हो गया तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखिए T1 है, इसलिए मैंने T1 निकाला, तो हम यहाँ पे लिखोगे नाउ पुट T1 इन
इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे अब इसको। तो P बराबर कितना, अल्टीमेटली पावर निकाल रहे हैं तो पावर को तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो उसको लेके चलना है, तो T1 वहाँ पुट कर भाई, ठीक है। तो T1 P बराबर T1 की जगह पे कितना है, T माइनस टी सी, ठीक है। T1 की जगह कितना है, T माइनस टी सी, और ये कैपिटल C क्या है, इसको हमने माना हुआ है तो उसको कैपिटल C को भी औकात दो, ठीक है। T और वेलोसिटी, मजा आ रहा है, आना चाहिए मजा, ठीक है। अब जब ये हो गया तो भाई देखो मजा आ गया, ये TC और आ गया। अब TC आ गया तो अभी पिछली वीडियो में हमने क्या किया, पिछले डेरिवेशन में हमने क्या किया, अभी जस्ट इससे पहले वाले डेरिवेशन में TC निकाला था ना, आ गया। इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को लेके आ रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC बराबर mv², यही तो था खेल, इसलिए मैंने ये वाला पहले करा दिया था जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो यूज करी थी ना अभी पिछले वाली डेरिवेशन में, वो उससे पहले करा दिया था कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब TC mv² है तो TC की जगह पे पुट करो। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट TC इन इक्वेशन अब इक्वेशन लिख दो यार, या फिर इसको बना लो थर्ड नंबर इन इक्वेशन थर्ड, कितनी मर्जी बना लो इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेशन होना चाहिए। जरूरी किताब में 2 इक्वेशन बनी तो मैं 2 ही बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा पेन मेरी कॉपी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, P बराबर, आप TC की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, T माइनस mv², और ये रहा C और ये रहे B, ठीक है। जब ये इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर निकालना है। तो फिर से मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैथमेटिक्स में लेके चलूंगा। मैथमेटिक्स जिसने भी इंटर पढ़ा है वहाँ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा इंटर में, 11th या 12th में। और आप कई लोग सोच रहे नहीं हम तो पॉलिटेक्निक वाले हैं, हम तो 10th से आ जाते हैं, तो भूलना मत बेटा, पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ा है जहाँ आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, और वहाँ जरूर पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा। मैं तो ऐसी कोई बोल दे तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, तो अब मैक्सिमा मिनिमा भी सिखाऊंगा यहीं पे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कोई भी चीज का, किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना है तो कुछ नहीं होता, उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दो और इक्वल टू 0 रख दो, मैक्सिमम पॉइंट निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर मिटाऊंगा और खेलूंगा उसी के साथ, और खेलते ही खेलते हमारा जो हमें चाहिए कंडीशन वो हम डिराइव कर चुके होंगे, ठीक है। आप लिखिए फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, क्या होगा भाई, dP/dV = 0 होना चाहिए। यही तो कहता है मैक्सिमम मिनिमा। आया कुछ याद, आएगा जरूर आएगा याद, ठीक है। तो अब क्या करता है, मैक्सिमम, किसी भी चीज का मैक्सिमम पॉइंट निकालना होता है तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है, वही मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब हम क्या करेंगे, करो इसको डिफरेंशिएशन P वाले का, dP/dV इक्वल टू T माइनस mv² C इंटू V बराबर 0 पुट करना है, कर दो। अब दो भाई, जब 0 पुट करना है तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, d/dV, पावर तो हम निकाल रहे थे, अब ये क्या हो जाएगा, इस C को बाहर रखो, कांस्टेंट है, किसी साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसको माना हुआ है कांस्टेंट, और यहाँ पे भी सारी चीजें कांस्टेंट है। मैंने यहाँ पे ऐसे अंधाधुन नहीं माना, यहाँ पे E कांस्टेंट होता है, म्यू कांस्टेंट होता है, थीटा कांस्टेंट होता है। जब ये पूरा कांस्टेंट है तो मैंने कहा बड़ा वाला C ले लेते हैं भाई, सारा पैरामीटर तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे E की वैल्यू ऑलरेडी 2.74 होती है, ठीक है। म्यू का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, क्या है, कोई ना कोई मटेरियल का, हर मटेरियल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कांस्टेंट रहता है, और थीटा तो कांस्टेंट है। जब ये सब कांस्टेंट है तो ले बेटा C रख दिया मैंने तेरी जगह, ठीक है। तो C तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे V से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी है तो मल्टीप्लाई होगा, तो TV माइनस mv³ = 0, यही तो रख रहा हूं मैं। बस खेलते रहो, मजा आ जाएगा। अभी एक स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब जब ये C छूट गया यार, छी रोने लगा, C छूट गया। जब यहाँ पे 0 है तो C को उधर भेजो और 0 कर दो, C को उधर भेजो और 0 कर दो, कर दिया हमने। और इसको V के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। जब B के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा T × 1, V का हो जाएगा 1
ठीक है, v के रिस्पेक्ट में माइनस m, और ये v का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का जब हम करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, ये तो हमने बताया है, v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब भैया x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dy/dx करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, n, x की पावर n-1, यही तो किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 3 आगे लो, 1 माइनस कर दो, 2 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस m v स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर इसको बनाओ 4, इक्वेशन नंबर 4 में देखो ये फिर आ गया, भैया ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कौन है ये, अरे पहचानो कौन है ये, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ही तो था, किधर लिखा था, भूल गया मैं किधर लिखा था, ये लिखा था, देखो ये लिखा था ना, TC बराबर mv स्क्वायर, तो पुट करो यहाँ पे t माइनस TC बराबर 0, तो t बराबर 3TC। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन हमको पता चल जाती है कि जो टोटल टेंशन होता है बेल्ट में वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के 3 गुना होता है। ये हमको याद रखना है, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिख भी देता हूँ कहीं पे भी, कहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिटाऊंगा मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, होपफुली नोट कर लिया, और नहीं किया तो वीडियो पीछे करेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया कि जो टोटल टेंशन इन द बेल्ट होता है, टोटल टेंशन इन द बेल्ट इज 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, ये भैया स्टार मार्क करके नोट में लिख लो, यही दिलाएगा नोट। ठीक है, क्या होता है, टोटल टेंशन इन द बेल्ट इज 3 टाइम्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। यहाँ देख रहे हो, टोटल टेंशन, ये टी क्या था, अभी मैंने माना था, इधर क्या माना था, टी, टोटल टेंशन कितना होता है, 3 इंटू TC, मतलब 3 गुना होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के। और अगर गलती से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पूछ ले तो 1/3 होता है टोटल टेंशन के। 1/3 कैसे, अगर TC निकालूंगा मैं यहाँ से तो T/3 तो हो जाएगा, मतलब अगर 3 को ऐसे छोड़ दूं, मल्टीप्लाई में 1/3 तो लिख सकता हूं, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन 1/3 गुना होता है, मतलब 1/3 होता है टोटल टेंशन के। और अगर टोटल टेंशन पूछ रहा है तो टोटल टेंशन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आप सफल करके देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब यहां से पता चल गया ये, अब हमको निकालना था, कंडीशन निकालना था ना, कंडीशन निकालिए कि वेलोसिटी निकालिए कि कितना वेलोसिटी पे उसको घुमाया जाए बेल्ट को कि मैक्सिमम पावर डेवलप हो। तो कर लेते हैं, तो वही बाय फ्रॉम इक्वेशन 4, ये तो मैंने यहाँ पे करके बता दिया आपको कि इसकी जगह TC रख के हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मेन काम वही पूरा नहीं हुआ। मेन काम क्या है, हमें कंडीशन निकालना है कि बेल्ट को कितनी स्पीड से घुमाया जाए कि मैक्सिमम पावर डेवलप हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर डेवलप हो। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कहता है, 4 ये कहता है T-3 mv स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन थी यहाँ पे, यही इक्वेशन है, वहाँ दोबारा लिख दिया मैंने। तो T बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3mv स्क्वायर, और वेलोसिटी निकालना है भाई कितनी स्पीड से घुमाया जाए कि मैक्सिमम पावर डेवलप हो, तो v निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3/3m इक्वल टू v स्क्वायर, और v इधर, अब v को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √T/3m। ये होना चाहिए रिलेशन, ये था, यही निकाल रहे थे हम उस समय से कि जो वेलोसिटी है बेल्ट की, जो बेल्ट की चलने की स्पीड है वो √T/3m होगी। अगर ये मैग्नीट्यूड होगा तो बेल्ट हमारा मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा। तो ये 2 डेरिवेशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे टर्म भी निकल के आए जो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये कंडीशन, यही कंडीशन है कि वेलोसिटी कंडीशन फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है कि वेलोसिटी अगर इतना होगी √T, ये T क्या है, T मैक्सिमम, मतलब टोटल मैक्सिमम कह सकते हैं उसको, मैक्सिमम अपॉन 3m, m क्या है, मास ऑफ द बेल्ट। ठीक है, अगर इतनी होगी तो क्या होगा, हमारा जो बेल्ट है वो मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा। तो यहाँ पर डेरिवेशन वाला पोर्शन होता है खत्म बेल्ट का। अब आपको हम पढ़ाएंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि अगले वीडियो में होगा, और उसी वीडियो में मैं आपको कराऊंगा चैन ड्राइव, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, और जो टर्मिनोलॉजी है वो शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो मिस नहीं करना है उस वीडियो को भी। ठीक है, तो मिस नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपसे विदा लूंगा। होपफुली आपने सब ये समझ में लिया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
जहाँ समझ में नहीं आया है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि क्या UBTR वाला जो एग्जाम डेट है वो रियल में जो नोटिस है वो रियल है या नहीं है, वो मुझे आप कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो एक वीडियो और होगी इसकी, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा। डायनेमिक और मशीन का सबसे ये पहले चैप्टर के बाद दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर था ये। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने जितना इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मैंने। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके अगर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई है, 5 जनवरी हो गई है, तो मैं 30 तक या 31 तक या 2-3 तक, मतलब 3 दिन पहले आपके सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त देंगे। धन्यवाद।